डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पीपीओ का बारे में। पीपीओ दैट इज आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर, तो विच इज रिलेटेड विद द पेंशनर, माने पेंशनर का साथ रिलेटेड है, इसलिए हम लोग जो है ना पेंशनर पेमेंट ऑर्डर भी बोलते हैं। तो लेकिन एक्चुअल इसका जो नाम है आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर। तो पेंशन पेमेंट ऑर्डर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है रेलवे से, तो इसमें जो है बहुत सारी आपको जो जानकारी आपको मिलेगा। तो मेरा पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग पेंशन के बारे में बात किए थे, उसमें कौन कौन एंटिटी है, कब से लागू हुआ पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है कब से लागू हुआ है, कब तक जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसी को मिलेगा, उसी के बारे में बात किए थे। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको जो सर्विस सर्टिफिकेट मिलते हैं उसी के बारे में भी बात किए थे। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर का बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या है, आपको जो है ना क्या क्या दिया जाता है। तो फर्स्ट आता है एक लेटर दिया जाता है, दैट इज रेलवे का तरफ से जो है आपका एक लेटर दिया जाता है। किसको दिया जाता है? आपको जो कनेक्टेड आपको बैंक है जिसमें आप पेंशन लेना है, जिससे उसी को जो है एक आपको चिट्ठी दिया जाता है। उसी चिट्ठी का जो है ना क्या क्या रहता है उसमें इसका बारे में हम लोग फर्स्ट बात करेंगे। उसका बाद जो है ना पीपीओ जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है उसी का बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो फर्स्ट है, देखिए जो लेटर दिया जाता है उसमें नाम रहेंगे, आपका कौन सा ऑफिस है उसमें जो है ना सील रहेंगे ऑफिस का। नेक्स्ट जो है एम्ब्लेम रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, आपको लिखेंगे टू द मैनेजर। तो लिंक बैंक आपको सपोज आप जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस इंडिया से जो है आपको पेंशन लेने वाले हैं, तो आपका जो है ना वहाँ लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे। उसका बाद ब्रांच, तो ब्रांच में जो है आपका लिंक ब्रांच से जो है आपका कौन सा ब्रांच में आप लेने के लिए चाह रहे हैं उसी को लेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ जो ब्रांच आपको दिया जा रहा है, अब तक इसको कौन मैनेजर का आपका जो है दिया जा रहा है, इसमें सेंट्रलाइज फास्ट होता है क्या? देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है एक सेंट्रलाइज्ड आपको पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर है, जो कि आपका जनरली हेडक्वार्टर रहते हैं आपका जो है कैपिटल में, दैट इज़ आपका उसी स्टेट का जो है ना कैपिटल में। तो उसी में जो है आपका सेंट्रलाइज पेंशनर प्रोसेसिंग सेंटर है, उसी को एड्रेस किया जाता है बैंक मैनेजर। तो इसमें जो है देखिए सपोज यहाँ हम लोग लिखे हैं ब्रांच लिखे हैं आपको सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर विद एड्रेस। मान लिया जाए सपोज आपको सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर जैसे कलकत्ता में जो है ना समृद्धि भवन सेंटर है, समृद्धि भवन है सॉरी, उसमें जो है आपका स्टैंड रोड में कोलकाता में। तो उसका बाद जो है एक जो है ना पीपीओ नंबर रहता है। पीपीओ नंबर मतलब आपका जो है हर एक एम्प्लॉय के लिए एक पीपीओ नंबर दिया जाता है स्पेशलिस्ट, जिसमें आपको जो है ना 14 डिजिट का आपका जो है एक नंबर होते हैं। उसी नंबर को आपको जो है ना इसमें आपके लिए एलोटेड होंगे। तो ये पीपीओ का फर्स्ट जो 4 डिजिट होते हैं वो जनरली होता है कौन साल में आप रिटायर किए हैं उसी साल का। सपोज अब 2023 में आप रिटायर किए तो 2023 रहेंगे, अगर 2022 में किए तो 2022 रहेंगे, अगर 2000 साल में रिटायर किए हैं 2000 रहेंगे। इसका बाद आप बाकी जो है आपको 10 डिजिट जो है ना उसी का में जो है एक सीरियल नंबर का अनुसार आपको पीपीओ नंबर दिया जाता है। दैट इज एम्प्लॉय का जो है जो रिटायर करते हैं उसी एम्प्लॉय को जो है एक जानने के लिए आइडेंटिफाइड जो है नंबर दिया जाता है। तो इसमें जो पीपीओ नंबर दिया जाता है उसका जो है ना कब आप जो है ना दे रहे हैं, जो जनरली होता है क्या, जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर करते हैं उसी डेट, ये जो है एक दिन पहले उसी का डेट आपको रहता है। सपोज आप रिटायर कर रहे हैं, आपको 28 तारीख 28 फरवरी को रिटायर कर रहे हैं, हो सकता है 27 आपका फरवरी 2023, ये जो है आपको 28/2/2023 में आपको रिटायर कर रहे हैं उसी डेट भी आपको हो सकते हैं। सब्जेक्ट में क्या रहेंगे, डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन थ्रू द पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब आपका जो है ना जिस बैंक में आपको पेंशन जा रहा है देने के लिए आपको जो है पेंशन जो है भेज रहा है, तो उसी का जो है ना डिसबर्समेंट के लिए आपको जो है एक लेटर दे रहा है। इसमें जो है क्या लिख रहा है, आई अंडरसाइन फॉरवर्ड हेयर विद द पेंशन
Prefer of the pensioner, family pensioner for disbursement of pension, family pension as per the details given below. मतलब आपका नाम का अनुसार वो जो बैंक में जो दिया गया है उसी बैंक में उसका पीपीओ नंबर रहेंगे, कब से आपका लागू होगा, ये सब डिटेल्स में आपका जो है ना उसी में उसी का अनुसार आपका पेंशन को देने के लिए आपको बैंक को जो है ये रिक्वेस्ट भेज रहा है। मतलब आपका पेंशन देने के लिए वो डिसबर्स आपका पेंशन डिसबर्स कर रहे हैं, इसको जो है आपको देने के लिए कब से लागू हुआ है उसका बारे में आपको जो है ना पूरा डिटेल्स में आपको जो है ना बोल रहा है कब से देना शुरू करेंगे। तो नेम ऑफ द बैंक एंड ब्रांच विद द आईएफएससी कोड, आप जिस बैंक में आपका जो पेंशन मिलेंगे उसी का जो है आईएफएससी कोड जो है इसमें साथ उसी का बैंक का नाम। सपोज आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई ब्रांच आपको मान लिया जाए गुड़िया ब्रांच है तो गुड़िया लिखा रहेगा, आईएफएससी उसका कोड जो है ना आईएफएससी कोड है उसी का अनुसार आपको जो है ना वहाँ कोड दिया जाएगा। तो नीचे में जो है और बहुत सारे आपको पॉइंट रहते हैं, तो यहाँ लिखा जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू ट्रांसमिट दिस पेपर टू योर ब्रांच आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक सिग्नेचर एंड ऑफिस सील फॉर कमेंसमेंट ऑफ द पेंशन। तो इनको बोला जाता है जो आप जो है आपका जो बैंक ब्रांच है जो आप जिसमें जो है आईएफएससी कोड दिया गया है जिसमें आपको पेंशनर जो है पेंशन लेंगे, तो आप जो है उनको जो है आप ये सब वेरिफिकेशन का सब वेरीफाइड करके आप जो है उसको ऑर्डर कर दीजिए ताकि जो है पेंशनर को पेंशन मिले। तो नेक्स्ट जो है ना यहाँ लिखा रहता है until further notice on the expiry of the every month we pleased to pay monthly pension to Sri or Srimati as set out in PPO of this letter plus DA as admissible from time to time thereof। तो इसमें बोला जाता है जब तक हम फिर फर्दर आपको जो है नोटिस नहीं करेंगे, ये फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन मेरा साइड से नहीं जाएंगे, तो इसमें जो है आप तब तक जो है इनको वही पेंशन जो है आपको देते रहिए विद द एडमिसिबल डीए। मतलब आपको डीए का अनुसार डीए सपोज आपको अभी चल रहा है आपको 42%, तो आपको जो है ना 42% आपको डीए दिया जाएगा। तो वही जो है पेंशन का साथ आपको जो है वो पेंशन आपको जो पेंशन आपका जो है उसी को साथ आपको जोड़ दिया जाएगा आपको डीए भी। नेक्स्ट क्या है इनकम टैक्स वॉट एवर एप्लीकेबल शुड बी डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब आपको जो है आपका जो यही पेंशन का ऊपर ये जो है आपका टोटल जो इनकम है एम्प्लॉय का जो इनकम है उसी पर जो आपका जो इनकम टैक्स होंगे, तो वही इनकम टैक्स भी आपको सोर्स से जो है आपको काटने के लिए आपको प्रावधान माने ऑर्डर किया जाता है। In the event of the death of the pensioner, disbursement of the family pension to the beneficiary, beneficiary कौन है? जनरली आपको स्पाउस रहते हैं। अगर मान लिया जाए स्पाउस नहीं है उसका अगर कोई ये है डिपेंडेंट आपको कोई चाइल्ड है, ये डिजेबल कोई पर्सन है जिसको जो है ना हु इज एंटाइटल्ड टू गेट द पेंशन, तो उसमें जो है पीपीओ में जो है आपको जिसमें उल्लेख होना चाहिए एंड उसको जो है आपको उसी का अनुसार आपको पेंशन देने के लिए बोला गया है। तो पीपीओ में आपका जो फैमिली को जो पेंशन देंगे उसको में जो है इंडिकेशन दिया जाता है कितनों फैमिली को कितना पेंशन कितना कब से कितना माने आफ्टर डेथ से आपको जो है ना कितना दिन तक आपको जो है ना फुल पेंशन है, कब से जो है फिर जो है आपका फैमिली पेंशन मिलना चाहिए, सब पूरा जो है इंडिकेशन आपका दिया जाएगा, माने इंडिकेट किया जाएगा, उसमें जो है ना लिखा रहेगा। हम लोग बात करेंगे इसका बारे में भी। नेक्स्ट है क्या द डेबिट फॉर द पेंशन क्रेडिटेड टू द पेंशनर अकाउंट मे बी ट्रांसमिटेड टू द आरबीआई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीड्यूर लेड डाउन in the scheme for disbursement of the pension through the public sector bank and raised against the Eastern Railway। ये जो है पेंशनर को जो है आपका पेंशनर जो पेंशनर के लिए जो पेंशन आपको जो है भेजा जाएगा, ये आरबीआई से जो है आपका इसी वहाँ से जो है ना डिसबर्समेंट होते रहेंगे, आज जो है पेंशनर को जो है पेंशन मिलते रहेंगे। तो इसमें होता है क्या
आपका जो पेंशन दिया जाएगा वो आपको जो है ना जिस यूनिट से आप रिटायर करेंगे, हम ईस्टर्न रेलवे लिखे हैं तो ईस्टर्न रेलवे का जो यूनिट है वहाँ से आपको पेंशन जाएगा, वो आपको आरबीआई का थ्रू जो है आपका पेंशन डिसबर्समेंट होते रहेंगे। तो इसमें जो है कॉरस्पॉन्डिंग स्कोरल शुड बी सेंड टू द कंसर्न डेजिग्नेटेड एपे एंड सीएओ। हम लोग जानते हैं एपे मानो फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर जो है, जो हेडक्वार्टर में रहते हैं, उसको जो है आपका उसी का जो है कॉन्सेंट लेके जो है आपका जो है ना पेंशन आपको जो है ना डिसबर्समेंट होते रहेंगे। फर्दर इंस्ट्रक्शन एज प्रिंटेड ओवरलिप ऑफ द पीपीओ में बी स्ट्रिक्टली एडहर्ड टू पीपीओ डिसबर्समेंट एंड पेंशनर पोर्शन। देखिए यहाँ जो है पेंशनर को भी जो है आपका एक पीपीओ दिया जाएगा, उसी का उनका उसको कितना पेंशन मिलना चाहिए, कब से मिलना चाहिए, उसमें जो है बेसिक पे कितना है, कितना आपका जो अकोमोडेशन कितना काटा है, ये सब जो है आपको उसमें ग्रेजुएटी कितना है, ये सब पूरा जो है आपका पीपीओ में आपको लिखा रहेगा। इसके अलावा आपको जो है जो फोटोग्राफ रहेगा ये का जो एम्प्लॉय का, इसके अलावा जो है आपका जो नॉमिनी दिया गया है उसमें भी एक नॉमिनेशन फॉर्म होनी चाहिए, उसमें नाम उसका जो है आपको उसका डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो है आपका पूरा डिटेल्स में आपको लिखा रहेंगे। नेक्स्ट आपको जो है ना बैंक अंडरटेकिंग भी है, आपको उसमें जो है इंक्लूड किया जाएगा। और साइन जो करेंगे ये करेंगे आपको एफएनसीएओ हेडक्वार्टर, जो आपको जो है ना एपीएनसीएओ, और जो है आपका जो कंसर्निंग जो वर्कशॉप से आप रिटायर कर रहे हैं वहाँ जो है आपको डेप्यूटी सीएओ होता है, आपको चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, उनका भी आपको एक सिग्नेचर होंगे। तो दोनों का सिग्नेचर होने का बाद जो है ये आपको जो है दिया जाएगा। ये जनरली आपको आफ्टर रिटायरमेंट माने 15 से 20 दिन का अंदर में जो है आपको जो है ये साइन जो है कॉपी आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हम लोग को जो है एक पेंशन पेमेंट ऑर्डर, दैट इज पीपीओ जो हम लोग बोल रहे हैं, तो उसी का बारे में हम लोग बात करेंगे, उसमें क्या क्या रहते हैं। तो पहले तो आपको जो है ना आपको रेलवे का तरफ से आपको जो है एक चिट्ठी दिया जाएगा आपका जो है ना कंसर्निंग बैंक को, सेंट्रलाइज्ड आपको पेंशन यूनिट को, माने जिस बैंक में आप पेंशन लेने के लिए कोशिश करते हैं, ये जो है ना आपको ये किया था, फॉर्म भरे थे, उसी बैंक का सेंट्रलाइज्ड जो पेंशनर ये है वहाँ से आप उसको जो है आपको पेमेंट करने के लिए एक चिट्ठी लिखेंगे। उसका बाद जो है एक उसका साथ साथ जो है एक पेंशन पेमेंट ऑर्डर व पीपीओ का भी आपको जो है साथ में जो है आपको हैंड ओवर करेंगे। तो हम लोग यहाँ बोले थे जो एम्प्लॉय को भी एक कॉपी आपको दिया जाएगा। तो ये जनरली आपको 7 पे कमीशन में जो है सेंट्रल आपको पे कमीशन में इसका जो आपको क्या क्या रहेंगे नहीं रहेंगे इसका पूरा डिटेल में आपको जो है बात किए हैं हम लोग। फर्स्ट है आपका पीपीओ नंबर 14 डिजिट का, पहले भी हम लोग बोले थे, उसमें जो पीपीओ डेट कब इशू हुआ था। तो हम लोग पहले बोले थे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको विदाउट साइन ऑफ द एफएनसीएओ एंड डेप्यूटी सीएओ का जो साइन बिना जो है एक कॉपी आपको ऐसे दिया जाएगा। तो आप उसको जो है चेक करना है। उसका बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो आप जो है ना तुरंत जाके अकाउंट सेक्शन में जाके बोलिए जब भाई मेरा ये प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ जो है ना थोड़ा सा हमको गलत लग रहा है, आप जो है ना इसको करेक्शन कीजिए। तो आफ्टर दैट वो देखेंगे, चेक करेंगे, चेक करने का बाद जो है ना फाइनली यू विल सेंड द लेटर टू द हेडक्वार्टर एंड एफए एंड सीएओ जो है साइन करेंगे, ड्यूटी सीएओ साइन करने के बाद सीएओ साइन करेंगे, उसका बाद आपको हैंड ओवर करेंगे और बैंक में भी इसको एक कॉपी आपको भेजा जाएगा। तो नेक्स्ट जो है आपका एम्प्लॉय नंबर, इसमें जो है नाम, आपका नाम, उसका बाद एम्प्लॉय नंबर, हम लोग जानते हैं हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक जो है आईडी नंबर रहते हैं, दैट इज एम्प्लॉय नंबर रहते हैं। उसका जो है आपका जो नंबर पहले था वो नंबर आपको लिखना पड़ेगा। उसका बाद सेज रीजन, आप किस कारण के लिए आपको जो है आपको पेंशन दिया जा रहा है, मतलब आपका सुपर एनुएशन है, ये जो है ना बीआरएस लिए है, किस कारण के लिए आपका है उसमें आपको लिखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ लिखे हैं सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन मतलब आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर्स जो है आपका सुपर एनुएशन होते हैं, तो उसी के लिए आप रिटायर कर रहे हैं, तो आपको जो है ना सुपर एनुएशन हम लोग यहाँ लिखे हैं।
नेक्स्ट जो है ना आपको नंबर 6 में आपका डेट, शेष डेट, मतलब आपको जो है ना जिस दिन आप रिटायर कर रहे हो उसी डेट का आपको यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है आपको पैन नंबर। पैन नंबर मतलब आपको जो पैन नंबर हम लोग दिए हैं उसको पैन नंबर का यहाँ हम लोग लिखेंगे। उसका बाद आधार नंबर लिखेंगे, आपका मोबाइल नंबर, ये मेल अगर होंगे तो उसमें उसको लिखेंगे। नेक्स्ट है आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपका डिजिग्नेशन जो था उसको भी लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ, मतलब आप जो जिस दिन आपको जन्मदिन था, मतलब आप जो है ना एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आप जो जन्मदिन दिए थे, आपका बर्थ दिए थे, उसको जो है आपको यहाँ लिखेंगे। उसका बाद अपॉइंटमेंट डेट, कब आपका अपॉइंटमेंट हुआ था उसको भी डेट भी लिखेंगे। लास्ट पे एंड लेवल, मतलब आपका जो है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपका पे लेवल कितना था और आपका लास्ट पे कितना था, इसको भी आपको लिखा जाएगा। नेक्स्ट है एवरेज पे। एवरेज पे मतलब आपको हम लोग जो बोले थे आपका लास्ट 6 मंथ का जो एवरेज पे, इसको भी लिखेंगे। तो ये दोनों में से जो आपको जो है ज़्यादा होंगे उसमें जो है आपको कंसिडरेशन में लाया जाएगा। नेक्स्ट है टोटल सर्विस ईयर, मंथ एंड डेज, आप कितना दिन आपको सर्विस किए हैं। अगर सपोज आपका 33 साल 3 महीना 3 दिन जो है आप सर्विस किए हैं तो आपको लिखना होगा 33 ईयर्स 3 मंथ्स एंड 3 डेज। नेक्स्ट है क्वालिफाइंग सर्विस। तो आपको हम लोग जानते हैं मैक्सिमम जो है आपका क्वालिफाइंग सर्विस जो है आपको 33 ईयर्स माना जाता है। उससे अगर ज़्यादा भी आप करेंगे तो आपको जो है ना उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा। अगर कम करेंगे तो इसमें लिखेंगे आपको जो है ना जितना क्वालिफाइंग सर्विस हुआ है उसी ईयर को जो है यहाँ कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा। जनरली 6 मंथ से ज़्यादा, 6 मंथ ये उससे ज़्यादा होता है तो 1 साल जो है आपको कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा। अगर सपोज आपको 32 ईयर्स 6 मंथ हो गया है, कंप्लीट 3 डेज हुआ है, तो आपको जो है ना इसमें 33 ईयर्स आपको कंसिडरेशन में लाया जाएगा। नेक्स्ट है आपको बैंक अकाउंट नंबर। जनरली बैंक आपको जो अकाउंट नंबर आप देंगे उसी अकाउंट नंबर, उसका जो है IFSC कोड है बैंक का, उसको लिखा जाएगा। बैंक नेम, कौन सा बैंक में, आपको हम लोग बोले थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच से हम लोग बोले थे गोरिया। नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट आप किस डिपार्टमेंट से आपको रिटायर करने हैं आपको उसमें लिखना पड़ेगा। मैकेनिकल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, जो भी है। नेक्स्ट है ऑरिजिनल पेंशन। ऑरिजिनल पेंशन मतलब एट द टाइम ऑफ 50% ऑफ द बेसिक पे। तो हम लोग बोले थे लास्ट एनरोलमेंट जो है आपका मान लिया जाए 5,000 रुपया, 80,000 है, तो आपका जो है 50% कितना होगा 40,000। तो ऑरिजिनल पेंशन आपको कितना होनी चाहिए 40,000। नेक्स्ट है आपका देखिए पेंशन स्टार्ट डेट, कब से चालू होगा पेंशन स्टार्ट डेट। सपोज आपका जो है जनवरी फरवरी में आपका रिटायरमेंट है तो आपको 1/3/2023 से आपका आप फरवरी में 28 फरवरी 2023 को आप रिटायर कर चुके हैं, तो इसमें 1/3/2023 को आपको पेंशन स्टार्ट डेट है। नेक्स्ट क्या है रिड्यूस पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन, मतलब हम लोग जानते हैं पेंशन को जो है आपका कम्यूटेट कर सकते हैं आप, तो उसका बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे आपको जो है उसमें डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। कम्यूटेशन क्या है, कम्यूटेशन क्यों करते हैं हम लोग, इस सब में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो आफ्टर कम्यूटेशन सपोज आपका जो है 40,000 से आपका जो है ओरिजिनल पेंशन हुआ है, जो 80,000 आपका था उसमें 50% ऑफ द 80,000 है आपको 40,000। तो रिड्यूस पेंशन सपोज आप जो है 40% आप बेच दिए हैं, तो 40% बेचने का मतलब क्या है, आप 40,000 का 40% आप बेचे हैं तो इसका मतलब 16,000 जो है आप बेच दिए हैं। तो 16,000 बेचने के बाद आपको 40,000 से कितना होगा 24,000 आपका जो है रिड्यूस पेंशन जो होंगे आपको 24,000। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपको रेस्टोरेशन डेट एंड अमाउंट। तो आपको रेस्टोरेशन अमाउंट कितना होंगे 16,000। तो कितना दिन का बाद आपको रेस्टोरेशन डेट होंगे, मतलब आप जिस दिन बेचे हैं, मतलब 1/3/2023 में आप बेचे हैं, तो उसका बाद 15 साल का कंप्लीट होने का बाद जो है फिर रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है हम लोग का जो है PPO में हम लोग का जो है आपको लिखा रहेगा। यहाँ देखिए कम्यूटेटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन कैलकुलेशन टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द पेंशन फ्रॉम टू एतो, दैट इज आपको कब से अब हुआ है, हम लोग बोले थे 1/1/2023 को हुआ है, तो 15 साल का बाद मतलब 48 में आपको जो है फरवरी महीना में आपको जो है 15 साल हो जाएंगे।
सॉरी 38 में आपको जो है 15 साल हो जाएंगे, तो उसमें जो है आपका 1/3/2048 का 1/3/2048 से आपको जो है फिर पूरा पेंशन दैट इज आपको 40,000 आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इसका बाद आपको डीए जो कैलकुलेशन होगा ये टाइम टू टाइम आपको जो है ना जैसे जैसे डिक्लेयर होगा, सपोज अभी 42% है तो 42% जो होंगे वो होंगे आपको जो है ना 40,000 आपका जो बेसिक जो पेंशन है उसमें जो है आपका 40,000 का ऊपर में आपको जो है आफ्टर कॉम्पिटिशन का जो पेंशन है उसका साथ ऐड हो जाएंगे। एनहांस फैमिली पेंशन इसमें जो है एक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है। सपोज आप जो है आफ्टर रिटायरमेंट अगर आप जो है ना डेथ कर जाते हैं तो होता है क्या, रिटायरमेंट का टाइम में आप वो जो कॉम्पिटिशन किए हैं तो वो तो आपको फिर 15 साल आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप डेथ इसी बीच में आपका डेथ हो जाता है तो फैमिली को जो है अप टू 7 ईयर जो है ना फुल बेनिफिट आपको मिलेंगे। फुल बेनिफिट मतलब क्या है, आपका जो बेसिक पे था एट द टाइम ऑफ पेंशन रिटायरमेंट दैट इज आपको 40,000 हम लोग जो कंसिडरेशन में लाया था, दैट इज 50% ऑफ 80,000 जो 40,000 है वो टोटल प्लस आपका जो है ना उस टाइम में जो दिए हैं। सपोज अभी जो है कोई बंदा 1 महीना रिटायर का बाद आपको डेथ कर जाएंगे तो उसमें जो है आपका जो 40,000 है पूरा टोटली प्लस आपका डीए जो होंगे वो टोटल आपको मिलते रहेंगे लाइफ ये 7 ईयर तक। उसका बाद जो है ना एम्प्लॉय का जो है नॉर्मल जो फैमिली को जो नॉर्मल आपको फैमिली पेंशन है वो आपको जो है मिलेंगे। तो ये सब जो है डिटेल्स में आपको जो है कैलकुलेशन में आपको रहता है। नेक्स्ट क्या है, फैमिली मेंबर एलिजिबल, इसमें भी आपको दिया गया है आपका जो डिटेल्स ऑफ द फैमिली मेंबर एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन विद द एम्प्लॉई। उसका बाद इसका अलावा अगर कोई डिजेबल पर्सन है जो कि एंटाइटल है तो उसमें भी आपको उसका नाम, उसमें किस लिए हुआ है, आपको जो है डिजेबल किस कारण से हुआ है, उसका आधार नंबर जो है ये सब जो है ना दिया जाता है। अगर स्पाउसहुड के अगर कोई जो है दूसरा आपका फैमिली मेंबर को जो है पेंशन मिलेंगे तो उसके लिए जो पीपीओ ऑर्डर है उसमें अलग से एक पीपीओ ऑर्डर इशू किया जाता है। उसका नाम फार्म देके जो है जो फैमिली पेंशन का नाम देके, आधार नंबर देके, डेट ऑफ बर्थ पर ये सब देके जो है आपको कितना पेंशन मिलेगा पूरा डिटेलिंग आपको एक पीपीओ अलग से एक पीपीओ बनाया जाता है और उसको जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, एलिजिबल फॉर मेडिकल अलाउंसेस विथ इफेक्ट फॉर्म इफ एप्लीकेबल। यहाँ मेडिकल अलाउंसेस देखिए यहाँ पर हम लोग बोले थे जो एम्प्लॉई जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई RECHS और जो है ना RELHS जो एंटाइटल है तो उसमें जो है अगर मान लिया जाए आप इंडोर फैसिलिटी अगर नहीं लेंगे तो आपको जो है एक अमाउंट लमसम एक अमाउंट जो है हर एक महीना में आपको दिया जाएगा। तो उसमें अगर मान लिया जाए आप ऑप्शन दिए हैं तो इसमें इफ एप्लीकेबल है तो उसमें लिखेंगे आपको जो है ना यस, अगर नहीं दिए हैं आप फैसिलिटी लेंगे तो अब आपको जो लिखना पड़ेगा नो। नेक्स्ट क्या है, आपको ग्रेचुइटी अमाउंट आप कितना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप कितना ग्रेचुइटी आपको मिला है उसका पूरा अमाउंट आपको लिखा रहेगा। कॉम्यूटेशन अमाउंट कितना आप कॉम्यूटेट किए हैं उसमें जो है आपका उसका टोटल लमसम अमाउंट कितना मिला है उसमें भी लिखा रहेगा। उसका बाद डेबिटेड टू द रेलवे डिपार्टमेंट थ्रू द आरबीआई द्वारा आपको रेलवे का डिपार्टमेंट से आपको जो पैसा जा रहा है वो किस पीपीओ ऑर्डर पर उसमें जो है आपको एक पीपीओ ऑर्डर पर ही आपको जो है ना कॉरस्पॉन्डेंस होते रहेंगे। तो इसका बारे में तो हम लोग बात किए हैं। अभी हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट बात है, रेलवे एम्प्लॉई अगर आफ्टर रिटायरमेंट कोई एम्प्लॉई जो है आपका जैसे हम लोग को 61 ईयर से हम लोग का जो है फर्स्ट डे ऑफ 61 ईयर से जो है जो पेंशन चालू हो जाएंगे तो उसका बाद जो है ना कितना साल में जो है आपका कितना अमाउंट मिलेंगे वो भी आपको जो है यहाँ एक फॉर्मुलेशन किया गया है, इसमें दिया गया है। फर्स्ट टाइम यहाँ हम लोग लिखे हैं क्वांटम ऑफ द एडिशनल पेंशन पेबल ऑन completion ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज एज पर फॉलोइंग। मतलब 80 साल हो जाने का बाद जो है ना धीरे धीरे आपका पेंशन जो है आपको बेसिक पे जो है ना बढ़ते रहेगा, पेंशन भी आपको बढ़ते रहेगा, कितना मिलेगा उसका बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ डिस्कस किए हैं आपका जो है ना 31/12/2022 को कोई अगर एम्प्लॉई जो है रिटायर किए हैं जिसका बेसिक पे था आपको
पेंशन बेसिक पे, दैट इज़ 80,000 में वो रिटायर किया है, लेकिन बेसिक पेंशन पे हम लोग लिखे हैं 40,000। तो 40,000 आपको उसका बाद आप कॉम्यूटेट किए हैं, तो कॉम्यूटेशन का बाद आपको तो 15 ईयर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं आपको पूरा जो है 40,000 बेसिक पे आपका है हो गया है। उसका बाद आपको जो है उसी का अनुसार डीए मिल रहा था। लेकिन जो है जब आपका उम्र 80 ईयर्स हो जाएंगे, दैट इज़ 61 से 80 ईयर्स, तो अगर मान लिया जाए हम लोग बोले थे यहाँ पर 2022 को कोई बंदा आपको 31 दिसंबर 2022 को रिटायर किया है, तो इनको जो है 1/1/2043 में इनका जो है एज हो जाएंगे आपको 80 ईयर्स। तो उसमें जो है आपका 20% जो है इनका जो बेसिक आपका है उसमें जो है 20% जो है आपका एडिशनल पेमेंट आपको मिलते रहेंगे, एडिशनल पेमेंट आपको मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, जब आपका बेसिक पे हो गया था आपको 40,000, तो अभी बेसिक पे हो जाएगा आपका जो है और 8,000 रुपया ज़्यादा, दैट इज़ आपको है 48,000। ठीक है, आपका हो जाएंगे 48,000। तो 80 ईयर्स जब आपका एज हो जाएंगे तो आपका बेसिक पे हो जाएंगे 48,000, उसी पर डीए मिलते रहेगा। तो नेक्स्ट है जो है आपका जब 85 हो जाएंगे, यहाँ सॉरी यहाँ थोड़ा सा जो मिस्टेक है, यहाँ 85 इसको कंसिडर कीजिए। 85 ईयर्स जब आपका हो जाएंगे तो आपका जो है परसेंटेज जो है आपको 30% आपको बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। तो ये होंगे आपको 1/1/2048 में 2048 में आपका हो जाएंगे आपका 30% ऑफ 40,000, दैट इज़ आपको 12,000 रुपया ज़्यादा होंगे। क्योंकि हम लोग का बेसिक पे था आपको 40,000, तो इसका जो है आपका 30% हम करेंगे। इसका मतलब क्या है, आपका 40 + 12 तो कितना हो जाएगा आपको 52,000 आपका बेसिक पे हो जाएंगे। आपको 90 ईयर जो हो जाएंगे तो 40% आपको बढ़ेंगे, तो इसमें हो जाएंगे आपको 53 1/1/2053 में आपको जो है इसका जो है 40% ऑफ 40,000, इसका मतलब 16,000 रुपया हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका साथ 56,000 आपका जो है बेसिक पे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको 95 जो हो जाएंगे तो 50% आपको जो है ना बढ़ेंगे। तो इसका मतलब आपको पूरी 1,000 रुपया जो है 20,000 आपको जो है ना ज़्यादा होंगे। इसका मतलब आपका बेसिक पे हो जाएंगे, पेंशन का बेसिक पे हो जाएंगे आपको 60,000। नेक्स्ट क्या है, जब 100 ईयर्स हो जाएंगे तो आपका जो है ना टोटल जो अमाउंट है दैट इज़ 100%, दैट इज़ आपका था 40,000, तो 40,000 ऐड हो जाएंगे, मतलब आपको 80,000 हो जाएंगे। इट मीन्स दैट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसका बेसिक पे जो था 80,000, टोटल अमाउंट जो है इसका बेसिक पे जो है आपका पेंशनर बेसिक पे जो है आपका 80,000 हो जाएंगे। व्हेन द एम्प्लॉइज एज विल बी 100 ईयर्स, मतलब 100 ईयर्स जब हो जाएंगे तब उनका जो है टोटल जो बेसिक पे हो जाएंगे तो 80,000, दैट इज़ आपका जो टोटल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपका जो बेसिक पे था वो टोटल जो है आपको सेम हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरा जो है आज का वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। होप आप लोग जो है इसका पूरा जानकारी आपको मिल गया है, जो पीपीओ में क्या क्या रहता है, आपको जो है पेंशन कैलकुलेशन आपको कैसे किया जाता है, ये जो है कब आपको पेंशन इंक्रीज़ होगा, ये सब का बारे में हम लोग डिटेल्स में बात किए हैं। तो मेरा जो अगला वीडियो होंगे तो उसमें हम लोग ग्रेजुएटी का बारे में बात करेंगे, जो कि आपको रिटायरमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको कितना ग्रेजुएटी मिलना चाहिए, क्या कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो होप आपको जो है वो वीडियो आप जो है ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।